जी, आज का वो टॉपिक हमारा जो है वो है फ्रिक्शन। अब हमने देखना ये है कि फ्रिक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इस फ्रिक्शन का टॉपिक इस बुक में क्यों उन्होंने मेंशन किया है। आपने देखा हुआ है कि हम जब भी चलते हैं तो एक फोर्स अप्लाई करते हैं अर्थ पर, या फिर आपने ये भी नोटिस किया है कि बाइक साइकिल या फिर हम बाइक पर हों तो जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है या बाइसाइकिल रुक जाती है। ऐसे ही आपने ये भी चीज़ मैं देखी हुई है, अगर हम मैच वगैरह खेल रहे हों तो अगर किसी बॉल को पुश कर दें या पुल कर दें या कहीं हम थ्रो करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए स्लाइडिंग करती रहती है और फिर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन देयर इज मस्ट बी सम फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। जैसे कि हम फोर्स पहले पढ़ते रहे हैं, वैस फोर्स जो क्या थी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। वैसे ही जो फ्रिक्शन है ये भी एक फोर्स है। तो हम देखेंगे कि ये कैसी फोर्स है और इसके कैलकुलेशन भी करेंगे। नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स, जैसे कि अब फ्रिक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो ये आपकी मेंशन की हुई है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब डेफिनेशन में हमें क्या बता रहे हैं कि ये एक फोर्स है जो कि अपोज करती है मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब कैसे अपोज करती है? जैसे कि अगर हम इस साइकिल वाले बाइक को देखें तो ये उस वक्त तक साइकिल मूव करता रहेगा जब तक कि ये साइकिलिस्ट अपने पैडल्स को मारता रहेगा, यानी कीप्स ऑन पैडलिंग। पैडल बार बार दबाता रहेगा तो ये साइकिल मूव करता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे अगर वो पैडल मारना छोड़ दे, पैडल को दबाना छोड़ देगा, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये साइकिल मूव करता रहेगा। ग्रेजुअली इसकी जो मोशन है वो डिक्रीज होती जाएगी और फिर ये एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये साइकिल रुक जाएगा। ऐसे ही जो हम बॉल की बात कर रहे थे कि वाई मूविंग बॉल स्टॉप्स, वो भी इस तरह ही है कि जब हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, जो बॉल है उसको हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में मूव करती जाती है। और जब ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ फ्लोर एंड ग्रास, यहाँ पर ज़ाहिर बात है ग्राउंड के ऊपर ग्रास भी होगी, तो उनके रेजिस्टेंस की वजह से ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और फिर रुक जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन जो फ्रिक्शन है ये एक रिएक्शन फोर्स है, या फिर इसको हम कहते हैं अपोजिस है, हमेशा फोर्स को अपोज करती है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन अप्लाई लगती है। यानी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मीन्स अगर हम इनको कंबाइन करें तो वो 180 के एंगल पे हमेशा रिएक्ट फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के 180 के एंगल पे एक्ट करती है। आगे हम देखें, इन केस ऑफ सॉलिड्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। अगर सॉलिड की बात करें तो ये काफ़ी फैक्टर हैं जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं? जैसे कि उनका सरफेस इन कॉन्टैक्ट्स, जो सरफेस है वो कॉन्टैक्ट होती हैं, उन पर ये डिपेंड करती है। और आपने उसको कितना प्रेस किया है इस पे डिपेंड करती है। उनकी सरफेस कैसी है, यानी उनकी सरफेस स्मूथ है, रफ है, किस तरह की है, उस पर भी डिपेंड करती है। अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, आप अपने हाथों के पल्म को, यानी अपने हाथ की हथेलियों दोनों हाथों को अगर मिलाएं और अगर नॉर्मली अगर मिलाते हैं तो हम ये एग्जांपल कंसिडर कर रहे थे कि अगर आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को नॉर्मली प्रेस करते हैं और मूव करते हैं तो आप इजीली अपने हाथों को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे आप इसको फोर्स को इंक्रीज कर दें, आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ प्रेस करेंगे या फोर्स के साथ आप प्रेस करते हैं तो फिर उसको मूव करना मुश्किल है। ये आप खुद करके देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें तो वाई फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, यानी फ्रिक्शन अपोज मोशन को क्यों अपोज करती है? उसकी रीज़न यह है कि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। हमारे पास अगर घर में मार्बल का पत्थर भी लगा हुआ है या हमें देखने में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लैट महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है,
तो अगर उसको हम मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उन वो सरफेस स्मूथ नहीं होगी, उनमें कोल्ड वेल्ड्स होंगे। यही मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें, ये टू सरफेस हैं। अब ये टू सरफेस देखने में तो क्या रखते बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही हैं, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं, मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसमें ये देखें कोल्ड वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये आपके पास जो ऊपर वाला मैच है ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू जो नीचे पड़ा है। अगर आप इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये इजीली मूव करेगा, क्योंकि इसका वेट कम है। वेट कम है तो मीन्स ऊपर वाले भैंस का वेट कम है, मतलब ये कि ये फोर्स कम लगा रहा है नीचे वाले भैंस पे। अगर हम ये मैस इंक्रीज करते जाएं, जैसे जैसे ये मास इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी मोशन मुश्किल होती जाएगी, यानी ये इस पर मूव नहीं करेगा। और आप एक लिमिटेड फ्रिक्शन के साथ इसका मैस इंक्रीज कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप इसका मैस इंक्रीज भी कर देंगे तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक लिमिटेड फ्रिक्शन होती है, उस लिमिटेड फ्रिक्शन तक ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर उससे आप ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवाना चाहेंगे तो नहीं होगी, चाहे आप इसका मैस या फोर्स जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें। यानी उस पॉइंट पर फोर्स अगर आप इंक्रीज भी करेंगे तो फ्रिक्शन वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे टिडबिट्स में देख लें कि एक बच्चा है, वो अब ये स्ट्रेट में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये कैसे चढ़ रहा है? ये अपने पल्म्स और पाँव के जो पल्म्स है उनके जरिए ऊपर चढ़ रहा है। वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस वाल पे और इस वाल पे। फोर्स एक्सर्ट करने से वो प्रेस कर रहा है, प्रेस करने से वो इजीली फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। जितनी फोर्स वो ज़्यादा लगाएगा उतनी ही फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वो इजीली ऊपर चढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें आगे, आगे देखें ये लिखा हुआ है ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। जो स्लाइडिंग सरफेस हैं जैसे कि ये स्लाइड कर रही थी, इनके दरमियान जितनी ज़्यादा प्रेसिंग होगी, प्रेसिंग मीन्स फोर्स, फोर्स क्या होती है? फोर्स प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये आप इंशाल्लाह आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, प्रेसिंग मीन प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी किसी यूनिट एरिया पर आप नॉर्मली कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये प्रेशर के इक्वल होती है। तो अब जितने इस पर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी ही फ्रिक्शन इंक्रीज होगी बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज अ सर्टन मैक्सिमम वैल्यू। ये अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू है, वहां तक ये इंक्रीज हो सकती है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इट डज नॉट इंक्रीज बायॉन्ड दिस, उससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स। इसका हम फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स कहते हैं और इसको एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये है क्या? ये आपके पास एक रेशियो बिटवीन अ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट है, यानी इस रेशियो का जो कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट रहेगा और उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिवाइड करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के साथ तो उस वो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू के साथ, और इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू है आपके पास, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ है। नॉर्मल रिएक्शन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टेबल है, मैं टेबल बनाने की कोशिश करूँगा। ये एक टेबल है, इस टेबल के सरफेस पर एक बुक पड़ी है। ये आपके पास बुक है, इसको मैं 20 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आपको पता है नॉर्मली इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वेट क्या है आपके पास? वेट आपके पास क्या होता है? फोर्स ही है। वेट को आप फोर्स ही कहते हैं। तो अब उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल पे आप थोड़ा सा गौर करें। नॉर्मल कहते हैं जहाँ पे एंगल आपका इसके नॉर्मली, यानी इस सरफेस इस तरह है तो सरफेस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है?
90 का, सरफेस के साथ एंगल कितना है, 90 का है। ओके, यहाँ पे एंगल 90 का है, तो इस वजह से इसको नॉर्मल कहते हैं। तो इसका जो ये रिएक्शन फोर्स है, यानी उसका वेट डाउनवर्ड है, तो नॉर्मली रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रही है। ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई, म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। ये आपके फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गई, म्यू आर। अब आर क्या है, आर क्योंकि उसका फोर्स का रिएक्शन है, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो जाहिर बात है इसका रिएक्शन भी इसके इक्वल ही होगा ना, बट इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी किसके इक्वल होगा, वो एम जी के होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के ऑपोजिट है। ग्रेविटी के ऑपोजिट यानी फॉर हम यहाँ पे वेट के वेट है, तो इस वजह से हम इसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया, वो ऑपोजिट है, उसके वेट का ऑपोजिट है उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ग्लास एंड ग्लास पे कितनी होती है, उसके बाद ग्लास एंड मेटल पे कितनी होती है, आइस एंड वुड पे कितनी होती है, ये सब गिवन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये है टायर एंड रोड ड्राई। टायर एंड रोड जब ड्राई हो तो उस वक्त कितनी होती है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। जब वेट हो उस वक्त कितनी होती है। और वुड एंड कंक्रीट, ये आपने याद कर लेनी है अच्छी तरह। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, फ्रिक्शन नीडेड टू वॉक ऑन ग्राउंड। ज़ाहिर बात आपको पता है, अगर हमारे स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्लोर हो, बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ हो, या मार्बल लगा हो, तो वहाँ पर हमारे पास अगर फ्लैट शूज़ हो, तो फ्लैट शूज़ के ज़रिए वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पाँव स्लिप हो जाता है। ऐसे इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स, लिखा हुआ है। ऐसे ही हम जब बारिश आती है, तो बारिश के दौरान गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हों, तो हम एहतियात करते हैं कि टायर स्लिप ना हो जाए। क्यों, क्योंकि ग्रिप बिटवीन द रोड एंड टायर वो कम हो जाती है ड्यू टू वेट रोड। रोड गीला होने की वजह से ग्रिप जो है ना, पकड़ टायरों की रोड के साथ वो कम हो जाती है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्लीपिंग स्लीपिंग से बचने के लिए हम फिर ऐसे शूज़ इस्तेमाल करते हैं जिनमें थ्रेडिंग हो। जैसे आप देखते हैं खेल खेल के दौरान जब हम शूज़ जो यूज़ करते हैं उनमें थ्रेडिंग होती है, स्पोर्ट्स शूज़ जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हम इस्तेमाल करते हैं। आगे ये इनके देखा हुआ है, ये देख रहे हैं, अगर हम ऐसी जगह पे वॉक कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, स्लिपरी हो, तो वहाँ पे हम ये शूज़ इस्तेमाल करते हैं। इनकी थ्रेडिंग की वजह से फ्रिक्शन फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जबकि ये फ्लैट सरफेस है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो फिर हम मूव कर ही नहीं सकते। तो चलने के लिए या मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शन की भी ज़रूरत होती है। सर आज के लिए इतना काफी नहीं है?